लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। एसपी सिंह साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं और शेयर मार्केट अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं और शेयर मार्केट पे भी नजर रखती है। सर नमस्कार, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म इंस्टा फीड। आपको ये बजट कैसा लगा एसपी सिंह साहब? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मिला जुला लगा या बहुत खराब लगा? देखिए, ये जो तरीका है बजट के को कैटेगराइज करने का कि नंबर 1, नंबर 2, बी, सी, डी, अर्थव्यवस्था किसी देश की उसके सापेक्ष स्थितियों के अनुकूल देखा जाना चाहिए किसी बजट को। बजट दस्तावेज सिर्फ बजट दस्तावेज नहीं होता, एक पॉलिटिकल दस्तावेज भी है, एक डॉक्यूमेंट्स है। आप अगर इसे कंप्लीट तरीके से देखें तो विपक्ष के लोग इसे कहेंगे कि टोटली पॉलिटिकल है, टोटली लोगों को लुभाने वाला है, बट लोगों को लाभ देने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप इसे देखेंगे उस तरह का दिखाई देगा। भाई, किसानों के लिए एक किसानों का बजट कह सकते हैं। किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत ढेर सारे प्रावधान किए गए हैं। युवाओं के रोजगार के लिए जो पहल की करनी चाहिए थी वो इनिशिएटिव लिए गए हैं बजट में। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि रोजगार की व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है इस देश की, और पक्ष और विपक्ष लगातार इस बात को कहता रहा है कि इस देश में रोजगार की एक बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या रहा है। अभी एक चुनाव से हम निकल के देश बाहर आया है, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं। विपक्ष इस बात को सरकार को घेरता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर देश बहुत खराब स्थिति में है, सरकार की स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। सरकार ने बजट में इस बात का प्रयास किया है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को स्किलफुल किया जाए। और सबसे बड़ी बात थी कि इस देश के गरीबों की बात है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज मुफ्त देने की बात बजट में, उसको अगले 5 साल तक लागू रहने की बात को दोहराया गया है। चौथा है कि बड़ी बात यह है कि लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी देश के या किसी भी समाज की गरीबी कुपोषण की सबसे बड़ी समस्या होती है बहुत स्वास्थ्य का न होना, स्वास्थ्य का बिगड़ना। उसके लिए ही सरकार ने जो पहले से आयुष्मान योजना है और जो कई तरह की योजनाएं इनकी चल रही थी, उसका जो दायरा इन्होंने बढ़ा के 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया है। यानी आम आदमी के जीवन के लिए, सफाई के लिए, आप सैनिटेशन के लिए, वाटर रिसोर्स के लिए, और खासतौर से उन स्टेट्स के लिए जिसे पॉलिटिकल कहा जा रहा है, विपक्षी दल इसे पॉलिटिकल मान रहे हैं। लेकिन जरा समझिए, बिहार जैसा स्टेट जो हमेशा बाढ़ में ही 6 महीने डूबा रहता है, बाढ़ में वहां न सोचिए, सब कुछ होने के बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, क्योंकि वहां बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिससे निपटना किसी सरकार ने कभी जिम्मेदारी से इसको निभाने के बारे में सोचा नहीं। इस बार इस सरकार ने माना कि पॉलिटिकल भी इसे कह सकते हो कि आप, सरकार उनके अलायंस के चल रही है, जेडीयू के गठबंधन से चल रही है बिहार में। तो इन दोनों स्टेट्स के लिए खासतौर से जिन स्टेट्स में बाढ़ की समस्या रही है, उस पर सरकार ने गंभीरता से सोचा है। कोसी एक ऐसी समस्या है, अगर आप बिहार से परिचित हो तो बिहार का शोक कही जाती है, वो नदी इतनी भयानक है और कभी भी अपनी धारा बदल लेती है। लाखों लाख और हजारों गांव तबाह हो जाते हैं। मतलब पूरी सड़कें खराब हो जाती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है। हर बार स्थिति वही होती है, घर बनाओ, सड़क बनाओ, फलाना करो, और हर बार बाढ़ आती है और सब बह जाता है। कुछ ऐसी ठोस पहल की जानी चाहिए जिसपे सरकार ने इस बार कम से कम सोचा है कि कैसे इससे निपटा जाए। दूसरी बड़ी समस्या, बिहार एक ऐसा स्टेट जिसमें सब कुछ होने के बाद भी बिहार सबसे गरीब राज्य माना जाता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? अब आप समझिए कि जिस स्टेट के पास पूरा दुनिया बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध सर्किट में घूमने आती हो, ऐसी व्यवस्था इतना बड़ी छाती हो वहां पे, और वहां की धरती इतनी उपजाऊ हो, इसके बावजूद वहां कुछ गरीबी है। सरकार ने इस बार इस बात का ध्यान दिया है कि कैसे गया से लेकर जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिंदू सर्किट को कैसे इसको डेवलप किया जाए ताकि उनका पर रोजी रोजगार मिले, लोगों के जेब में पैसे जाएं, लोगों को कुछ मिले। जी बताएं, कुछ बोल रहे थे आप। एब्सोल्युटली, आप जो बता रहे हैं बिहार के लिए, जो प्रोसेस में देख रहा हूं कि 5 साल या 7, 8, 9 साल पहले यूपी भी शुरू किया गया था, वो अब
बिहार में पहली बार शुरू किया गया, काफी देर से, लेकिन मोदी साहब की नजर गई बिहार के तरफ। अभी तक केवल वो मजदूरों या सिविल सर्वेंट और जर्नलिस्ट का सप्लायर रहा है। मैं भी बिहार से आता हूँ, वहाँ के चरित्र से वाकिफ हूँ। उत्तर बिहार से आता हूँ, जिस बाढ़ का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि उत्तर बिहार की बाढ़ को, फ्लड कंट्रोल को एड्रेस किया जा रहा है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होंगे वो नेपाल के साथ। मैं पिछले 20 साल से इस अजय सवाल भाई को मैं आपको रोकूंगा। से इस सरकार का ध्यान कम से कम पश्चिम से हटकर पूरब की ओर गया है। गया देश है और इसकी कंप्लीट अगर जरूरत आप है। देखें, और ये जो जी, असंतुलन है इस देश में, हाँ, पश्चिमी राज्यों को आप पीछे से नीचे से उठा के ऊपर तक देखें तो कम से कम वो डेवलप्ड स्टेट्स या डेवलप्ड स्टेट्स के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में। पूर्वी बिल्कुल। राज्यों की स्थिति यह है कि वहां पे गरीबी है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों और एक मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के लेवल पर देखें तो ये राइट। स्टेट बहुत ही संपन्न है। इस ये मोदी संपन्नता के साहब ने बावजूद खुद, गड़बड़ मुझे कहाँ है? याद है, मुझे याद जी है कि 19 के ही इलेक्शन में मोदी साहब ने खुद एक जगह पे किसी रैली में ये बात कही थी कि जो पश्चिमी, मतलब एक हाथ जो भारत का है वेस्टर्न, वो मजबूत है, लेकिन पूर्वी भारत का जो है वो हिस्सा कमजोर है, उसको बैलेंस करूंगा। मैं इंतजार कर रहा था। तो अभी तक यूपी तक पहुंचे थे, अब बिहार पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि उड़ीसा में भी सरकार बनी है, तो वहां भी, और बंगाल में भी। लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल भी कंसिडरेशन बहुत सारे। सिंह साहब, लेकिन इस सब के बीच में मेरे सवाल ये है, देखिए इतनी सारी चीजों को आम आदमी, आपने कहा था कि सिंप्लीफाई करके मैं पूछ रहा हूं अच्छा बुरा, आम आदमी इतनी बातों को नहीं समझ पाता। मैं अभी बात कर रहा था, हमारे रिपोर्टर है ग्राउंड पे, मैंने पूछा कि उनसे पूछिए कि वो क्या चाह रहे थे बजट में। वो कह रहे हैं कि भैया महंगाई कम होगी क्या, टमाटर मुझे भाई मिलेगा देखिए, खाने को क्या, हाँ बिल्कुल 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 रोजगार, सही नौकरी सवाल, मिलेगी क्या। सही सवाल सही जवाब। नौकरी मिलेगी क्या? मैंने कहा ना, सरकार ने इस बजट में इस बात की के प्रयास किए हैं, प्रावधान किए हैं। अब उसके इम्प्लीमेंट होने और जमीन तक पहुंचने में समय लगेगा, नंबर एक। दूसरी चीज की आपने कहा ना कि क्या लोग महंगाई घटेगी क्या? महंगाई कैसे घटेगी? आप महंगाई घटाने की बात करते हैं, एक साइड में आप ये कहते हैं कि किसानों की जेब में पैसा पहुंचना चाहिए, उसके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। एक और आप चाहिए एमएसपी की गारंटी चाहिए, एमएसपी का 50% से बढ़ाकर 100% बढ़ाने की बात करेंगे। अगर किसी उत्पाद का मूल्य आप बेसिक उसके ओरिजिनल पर ही बढ़ा देते हैं, तो भला जब वो उसका फिनिश प्रोडक्ट आएगा तो महंगा जी, होगा। नंबर एक, खाने पीने की चीज की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं महंगाई घटाने का एक तरीका होता है कि जेब में लोगों के पैसे पहुंचे। सरकार ने इस बार इस बात के लिए कोशिश की है कि पर्सनल जो टैक्सेशन में कुछ रियायत दी है। मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ी रियायत है, लेकिन यह रियायत कम नहीं है, क्योंकि पिछले कई बार से पर्सनल टैक्सेस में सुधार नहीं हो रहा था, या लोगों के जो अपेक्षाएं थी मिडिल क्लास की, वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। इस बार सरकार ने उसकी उस दिशा में कोशिश की है। स्लैब थोड़ा बहुत को टच किया है। स्लैब जी स्लैब को बढ़ाया है, और आपको डिडक्शन जो है वो 50,000 से उसको 75,000 कर दिया है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको सरकार सिर्फ दे दे सब कुछ, आपसे कुछ लेना ना पड़े। सरकार ऐसे नहीं चलेगी भाई। सरकार को चलाने के लिए आपको अपने घर का बजट चलाने के लिए कहीं कटौती करनी पड़ती है, तो कहीं से आपको पैसा जहां खर्च करना पड़ता है, आपको चाहिए भी पैसे न कहीं कटौती बिल्कुल करनी सही बात। पड़ती है, पैसे और लोग, निकालने भी पड़ते हैं। जैसे और जैसे मध्य वर्ग, मध्य अभी वर्ग मध्य वर्ग बेशक जैसे थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मध्य वर्ग जानता है कि उसको अच्छी सुविधाएं भी चाहिए, और अगर टैक्स लगे तो लगे, लेकिन सुविधाएं बेहतर हो। बस नौकरी बची रहे, ये एक चिंता हमेशा मध्य वर्ग को सताती रहती है। इसका कोई ठिकाना ही नहीं रखता कि आज नौकरी है, कल है कि नहीं है। ये पूरे कॉर्पोरेट में जितने लोग हैं, संगी साथी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ अस, वी फेस दिस सिचुएशन। तो इसके लिए क्या है, लेकिन आप तो शेयर मार्केट पर आपकी नजर रहती है सर। भाई शेयर ये बाजार की स्थिति, शेयर अगर हम मार्केट तो शेयर इतना, बाजार की बात करें, आप समझिए कि जो अभी टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, जिस तरह से मार्केट तेजी से जा रहा था, बाहर विदेशी पैसे आ रहे थे, जिस तरह से पैसे कमा के लोग निकल के चले जा रहे थे, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा है, टैक्स की दर बढ़ी है। लॉन्ग टर्म भी बढ़ा है, शॉर्ट टर्म भी बढ़ा है। उसकी पर्पज यही है कि जिस तरह से लोग पैसे दनादन कमा के निकल रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा सरकार के
खजाने में भी जाना चाहिए, देश की प्रगति में भी उसका हिस्सा जाना चाहिए। आप जितना पैसा इसमें आ रहा था शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट जब बजट पढ़ा जा रहा था, जब बजट चल रहा था, तो तेजी के साथ नीचे की ओर जा रहा था। और अभी लेकिन भी 3 डगमगाता ही बजने नजर आ रहा है। डगमगाता नहीं, लगभग बराबर क्रैश नहीं हुआ, माना जा रहा था क्रैश कर रहा, लेकिन क्रैश नहीं किया। यह मैसेज देने में सफल रहा। बजट बजट से ये मैसेज चला गया कि देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता कि आप मार्केट में आए और पैसे निकाल के निकल लें। नहीं, आपको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार के खजाने में भी देना होगा। जिस तरह से भाई, पैसा कौन लगा रहा है, पैसा चाहिए भी ना, पैसा जो कमा रहा है वो पैसा देगा तो वही ना। सवाल इस बात का है कि पैसा सरकार ले किससे। सरकार को पैसे चाहिए, सरकार कहाँ से पैसे लाएगी, सरकार के वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप अगर देखें तो जो शेयर जी, मार्केट जी। में आए हुए लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाते हैं, 100 लगाकर 25 कमाते हैं, 10 कमाते हैं, अगर उसमें से चमन्नी और ठन्नी 1 रुपया 1.5 रुपया सरकार लेती है तो कोई बुरा काम नहीं करती है। नहीं हाँ, कर रही है। इससे इससे एक ठीक है, धक्का जरूर, ठीक है। जी, अच्छा, जी, इससे जी, एक जी, धक्का, मैं तुरंत लौटता हूँ। काफ़ी देर से जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरीन साहब, प्रोफ़ेसर शरीन, जो कि खुद इकोनॉमिस्ट हैं, रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफ़ेसर हैं हमारे साथ। शरीन साहब, आपको काफ़ी देर से मैंने रोक रखा था, आपने बहुत समय दिया है। जाते-जाते आखिरी कमेंट आपका क्या होगा इस बजट को लेकर के? आपने बड़ी बात कही हालाँकि, कि ये बजट 2047 में इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए फाउंडेशन बनने जा रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी बिग रिमार्क फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू, फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट लाइक यू. So what's your final comment, sir? What do you see happening after this budget? इस डिस्कशन में बिफोर दैट आई विल लाइक टू ऐड अनदर पॉइंट आल्सो व्हिच इज अंडर द कारपेट राइट नाउ एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न वीमेन व्हिच इज अराउंड 50% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर भी पूरा एम्फेसिस किया गया है और वीमेन एम्पावरमेंट की इसमें बात की गई है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। उसमें विमेन ताकि कारपोरेट की वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे, 2 उसके लाख लिए करोड़ का प्रावधान किया गया। yes government has kept the provision and for that crèches and women hostels के लिए किया है कि the problem with women, they don't feel safe in some of the cities also and they don't find respectful accommodation also, तो Right, उसके sir. लिए इस बजट में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। it shows government sensitivity towards bringing women in Right. corporate sector और उसका ज्यादा से ज्यादा उनको encourage करना in the workforce of the country and in the for contributing to the nation। और अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, विमेन इफ बिकम्स ऑनर ऑफ द हाउस और शॉप और अदरवाइज, तो उसमें भी उसमें उनको बेनिफिट मिला है। नो, आपको मैं एक सवाल के साथ छोड़ के गया था बिफोर आई थैंक यू फॉर बीइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम विद अस। एक सवाल, आखिरी सवाल जो मैं जिस पे छोड़ के गया था, क्या ये तमाम अच्छी चीज जो आप लोग बता रहे हैं इस बजट के बारे में, उससे पॉकेट में ज्यादा आना शुरू हो गया क्या आम लोगों की, भारत में जो पर कैपिटा इनकम में हम बॉटम में हैं ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड, वो बढ़ेगा क्या? इसमें डेफिनेटली पॉकेट में आएगा, बट इट डिपेंड्स कितना हमारा ये जो है लोअर मिडिल क्लास मोटिवेट होके इन चीजों को यूटिलाइज कर पाता है। स्किल भी हमने दे दिया उनको, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको कारपोरेट सेक्टर में बिठा रहे हैं, आगे उनको अपना वर्थ शो करना है टू ग्रो फर्दर, दैट इज देयर। एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है यूथ को, इंडिया के यूथ को एंड लोअर मिडिल क्लास इन पर्टिकुलर, उस यूथ को, क्योंकि 16,000 तक उसने लिमिट रख दिया है कि हम सैलरी जो है एक आपकी इंस्टॉलमेंट्स में 16,000 की दे देंगे, तो एक लोअर मिडिल क्लास को ही टारगेट किया गया है। इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, एकदम से उठाकर ITIs 1000 ITIs will be upgraded as per the requirement of corporate sector, तो उनको वहां से पढ़ाई करा के कारपोरेट सेक्टर में बिठा दिया गया है, आगे चलना उनको है, वर्थ उनको प्रूव करना है। तो I have never seen budget like this which used to put hopeless youth to that platform where sky is the limit. Oh, again a huge remark. Thank you so much, Sareen Saab, for joining us.
अब आपने काफी वक्त दिया, हमें समझाया, और आपकी नजर में ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है, राजनीतिक मजबूरी इसमें नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल भी मोदी जी इस में नहीं फंसे हैं कि भैया वैसाखियों पर सरकार चल रही है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है, तो उनकी ही सुननी होगी। ऐसा नहीं है। खुश नीतीश कुमार को भी और नायडू को भी करने की कोशिश है सिंह साहब, लेकिन वो सीधे पैसे पकड़ा के नहीं, बल्कि उनको दे दिया है कि प्रोजेक्ट्स, कि लो ये पुल बनाओ, ये बांध बनाओ, ये टूरिज्म सेंटर डेवलप करो, नालंदा को डेवलप करो, गया को डेवलप करो, राजगीर को डेवलप करो, एक्सप्रेसवेज बनाओ, फ्लड कंट्रोल करो। ये नहीं कि स्टेटस और पैसा आपकी जेब में। सो दैट शोज अ रिफॉर्मिस्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। आप क्या कहेंगे सर? हमें लगता है कि आपने बहुत कुछ समराइज कर दिया है अजय, लेकिन इस बजट के बारे में देखो क्या है कि तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, फुल फ्लेज बजट कह सकते हैं, और जो भी सिर्फ 6 महीने का है। ये पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर का बजट इसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अभी जो लागू होगा 6 महीने का बजट है ये। और देखिए ये सरकार, मोदी सरकार लॉन्ग टर्म का सोचकर ही बजट लाती है, और शॉर्ट टर्म में सोचकर कुछ ऐसा नहीं करती और कि आप भी कल को सहमत कोई हैं कि फायदा। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पूरी तरह से इकोनॉमिक बजट है, देश की एकदम अर्थव्यवस्था की। 100% इकोनॉमिक कहेंगे। देखिए, इसमें आप राजनीति ढूंढ सकते हैं, जैसे इशारों में आप कह सकते हैं कि आंध्रा को, क्योंकि एक गठबंधन की जो मजबूरियां होती हैं या पॉलिटिकल जो नीड होती है, उसको पूरी करते हुए मोदी सरकार ने या वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश और की नायडू सरकार, नायडू वाली पार्टी, और इनको टीडीपी और जेडीयू जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पार्टनर हैं, उनके लिए ऐसा कुछ दिया है। बिल्कुल है कि रेवड़ी नहीं बांटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दिया है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स दिया है जिससे उस स्टेट का भला होगा, उस स्टेट को मजबूती मिलेगी। आप उसे पॉलिटिकल कह के भी नहीं कह सकते कि अब विशुद्ध पॉलिटिकल है, क्योंकि तो साफ है, बिल्कुल, मतलब क्योंकि जरूरत है। बिहार कितना पीछे है ये सभी को पता है। और आंध्र का डिवीजन हुआ, ये वित्त मंत्री ने कहा भी कि भाई डिवीजन के बाद जो पुनर्निर्माण की जरूरत है वहां पर, उसके लिए पैसे चाहिए थी, कैपिटल बनाना है, डेवलप करना है, उनके लिए पैसे चाहिए थे। तो इन टोटलिटी सर, जो आप दोनों मेहमानों की बात, कुछ फिर सवाल आया है कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए एमएसपी किसानों को नहीं दे सकती, तो क्या आप? नहीं, एमएसपी बिल्कुल दी जाएगी, और एमएसपी दी जा रही है। देखिए, एमएसपी देने, और विपक्ष एमएसपी की गारंटी की बात कर रहा है। ये कोई गारंटी या कानून नहीं है। एमएसपी एक प्रशासनिक व्यवस्था है, और आज से नहीं है, ये पिछले 50 साल 60 साल से है। ये 1965 से है, 63 64 65 से है, लगातार आज तक जारी है। किसी सरकार ने इसे कानून न बनाया, न इसके कानून बनाने की जरूरत है। ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं। देखिए क्या है कि अगर आप जो अर्थव्यवस्था, खासतौर से एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था को देखें, तो ये महंगाई बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर आप कानून बना देते हैं तो फिर आप कभी रोक नहीं पाएंगे। अगर महंगाई रोकने की कोशिश भी करेंगे तो कानून उसमें बाधा बन सकता है, आड़े आएगा। ऐसी व्यवस्था मत कर दीजिए कि आने वाले दिनों में खास तौर से कंज्यूमर्स के लिए एक समस्या पैदा हो जाए। जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप समझिए इस बात को कि अगर इस बात की गारंटी दे दी जाए कि 100% खरीद होगी, कानूनी तौर पर खरीदने के लिए बाध्य सरकार है, तो भला सरकार का किसी भी का कोई ये काम है क्या? व्यापार करना सरकार का काम है? नहीं, ट्रेड करना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम सपोर्ट करना है। सपोर्ट किसको करना है? जो समाज का गरीब तबका है, कमजोर तबका है। किसान कभी गरीब और कमजोर तबका हुआ करता था जब उसकी उपज की खरीद करने वाला कोई नहीं होता था, मार्केट में उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। लेकिन आज बाजार एकदम अलग तरीके का है। बाजार में आप मुझे लगता है जब कृषि कानून लेकर के ये सरकार आई थी, मोदी सरकार, इस पर बड़ी बहस हुई थी। मैंने खुद सैकड़ों डिबेट्स किए होंगे, सैकड़ों टॉप एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्क 18 पे। लेकिन वही है
ये एमएसपी का फायदा हो रहा है तो बड़े किसानों को हो रहा है, छोटे किसान छू भी नहीं पाते एमएसपी को, उनको तो बेचना पड़ जाता है बिचौलियों को। जो रिफॉर्म लाने की कोशिश हो रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे उनको भी फायदा होता, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव बीच में आया और वो बैकआउट करना पड़ा सरकार को। ये एक बहस है बड़ी, अब पता नहीं इस पर किस रूप में इसको लेकर के आएगी। लेकिन सर, लेट मी सम अप, काफी लंबी चर्चा हमारी हो चुकी है। आप दोनों ही एक्सपर्ट सहमत हैं कि बजट बड़ा अच्छा है, लेकिन आप दोनों एक्सपर्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फौरी राहत की गुंजाइश या उम्मीद न करें। क्या आपकी महंगाई कम हो जाएगी या आपको तुरंत ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देश आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, तब तक काम चलाइए। क्या कुल मिला के यही मैं सही समझ रहा हूं आप लोगों की बातों को? नहीं, हम बजट को ये नहीं कह सकते कोई जादू की छड़ी है कि जो अभी तुरंत लागू। बजट अनाउंस, यह देखिए प्रावधान है, इसको लागू होने और इस पर जमीनी स्तर पर इसको पहुंचने में समय लगता है, नंबर एक। दूसरी चीज का इसका असर पड़ेगा देखिए महंगाई होती क्या है बॉस? महंगाई आप समझने की कोशिश करिए। हमारी जेब में पैसे तो हो टमाटर तो सब महंगाई होती है सर। हमारे जेब में पैसे हैं तो हर चीज सस्ती नजर आती है, और हमारी जेब में पैसे ना हो तो एक कप चाय भी महंगी नजर आती है। तो जेब में महंगाई पैसे स्टेट ऑफ माइंड होती है, तब तो जेब में पैसा नहीं, लोगों के परचेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है, लोगों की जेब में पैसे डालने की जरूरत है, लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, लोगों को कैसे बेहतर रोजगार मिले इस बात के लिए होनी चाहिए। जो लोग, क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं होंगे तो महंगाई दिखेगी, जेब में पैसे होंगे तो महंगाई लगेगी नहीं आपको, समझ गए ना? दाम घटने से महंगाई नहीं घटती। यही मैंने कहा सर, जी मैंने यही कहा कि जेब में पैसे आएंगे, तब तक इंतजार कीजिए। सरकार ने यही कोशिश की है, सरकार ने कोशिश अपनी बजट में यही की है, प्रावधान यही किए हैं कि आपको रोजगार मिले और आपके रोजगार के में आपकी जेब में अच्छे पैसे मिले हैं, और जब अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे रोजगार मिलेंगे, तो महंगाई नहीं लगेगी आपको कि महंगाई है, महंगाई कंट्रोल में रहेगी। जी सिंह साहब, फिर वो अच्छे दिन होंगे जब जेब में पॉकेट में पैसे भी आ जाएंगे और महंगाई नहीं लगेगी। वो फिर असली अच्छे दिन होंगे, वो इंतजार करना होगा। लेकिन इकोनॉमिस्ट और जर्नलिस्ट दोनों ही अभी फिलहाल हमें यही बता रहे हैं कि सरकार की कोशिश है कि हम पूरी खेती को बेहतर बनाएं ताकि साल भर खा सकें। थोड़े इधर उधर से ला करके अभी काम चलाने वाली बात नहीं, पूरी इकोनॉमी को ही ठीक करें। देखिए, ऐसा हो तब तक बर्दाश्त करिए, करना ही होगा, यही ये बजट फिलहाल बता रहा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।